माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए आप लोगों को लाया हूँ ये प्रैक्टिस पेपर जो आपके एक डीओई की तरफ से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए ये आपको पैटर्न दिया जाता है, आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं और इनमें से कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। और दूसरी बात, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखते हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके जाना है आपके क्वेश्चन पेपर को। चलिए, ये कक्षा 8 का आपका क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और ये 25-26 का जो प्रैक्टिस पेपर अभी आया था, न्यू प्रैक्टिस पेपर, ये प्रैक्टिस पेपर को मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको जो एग्जाम में 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टोटल जो मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। प्रश्न पत्र में 6 खंड दिया गया है, क ख ग घ और च, अंग च। प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न टोटल दिए गए, सभी प्रश्न को बनाना अनिवार्य है। खंड क में आपको एक का 1 से एक का 5 मतलब 1 का 15 तक, मतलब कि 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिनमें से सभी क्वेश्चन 1 नंबर के। खंड ख में 2 से 5 तक आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 2 मार्क्स होंगे। प्रत्येक का उत्तर आपको 20 वर्ड शब्दों में देना है, ठीक है, 2 मार्क्स वाले। खंड ग आपको 6 और 7, खंड ग में आपको जो दिया गया 6-7 ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें 3 अंक का है। फिर आपको ये क्या कह रहा है, इनका वर्ड्स जो लिखेंगे 40 वर्ड्स में लिखेंगे इसे, ठीक है। इसका खंड घ 8-9 है, और जो जो आपको 80 वर्ड्स में लिखने हैं, 5 अंक मिलेंगे। फिर खंड अंग है, ठीक है, केस आधारित प्रश्न है जो 4 अंक है। उससे खंड च में आपका मानचित्र बनाना है, 5 अंकों का है ये। फिर 14 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, इस तरह से है। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्त जो भी आपके क्लास में पढ़ने वाले दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देखते हैं खंड क। मेरे साथ आप लोग देखिए, एमसीक्यू देखिए कितना आपका सही होता है। आप लोग मेरे साथ करते चलिए, सही बताना 20 में आपका कितना सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, सही मिलान का पहचान कीजिए। संविधान की अंतरात्मा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। दूसरा है संविधान की अंतरात्मा नीति निर्देशक तत्व। तीसरा संविधान के अंतरात्मा संसदीय कार्यप्रणाली। और चौथा संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार। इन 4 में से आपका कौन सही है, देख लीजिए। आपका जो भी सही है आप लोग अपना लगाइए। आपका सही जो जवाब होगा यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार। ये आपका राइट है, डी नंबर। दिए गए कथन को पढ़कर धर्मनिरपेक्ष की पहचान कीजिए। देश ई में धर्म के मानने वाले लोगों का सम अधिकार दिया जाता है। देश एफ में सिर्फ एक धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार है। देश जी में एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा दिया गया है। देश एच में एक धर्म के मतों का मूल्य धर्म के दूसरे धर्म के मतों के मूल्य से अधिक है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, देश ई, ठीक है, ये हो जाएगा। इनमें सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो देश ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, वो 543। डी नंबर, सी नंबर ऑप्शन 543। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में डैश प्रदान किया गया है? जीवन का आधार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1989, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? समय, गठन, जैव पदार्थ, या जलवायवीय कारक। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा गठन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, चावल, गेहूं, तरबूज, ककड़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं शीत ऋतु में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए।
कच्चा माल, श्रम, बाजार, पूंजी। तो केवल एक दो, एक दो, दो तीन, तीन चार, या एक दो तीन चार वो सभी। तो यहाँ पे डी नंबर आपका हो जाएगा। कच्चा माल में श्रम करके बाजार, कच्चा श्रम किया जाता है, उसको बाजार भेजा जाता है, और फिर उसमें पूंजी। तो ये उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा भैया, चारों के चारों सही कह रहे हैं। तो डी नंबर हो जाएगा, एक दो तीन चार वो तीन वो चार सभी। 9 नंबर में है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 पर वर्ग 382 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। 412 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 422 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे हो जाएगा 382, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ कथन दिया हुआ है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। और कथन कह रहे हैं, और नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। तो यहाँ पे जो हो क्या रहा है स्टूडेंट, कथन एक और कथन दो, कथन एक और कथन दो, दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे आपको सही बताया जा रहा है। दोनों के दोनों क्या बताया जा रहा है? सही बताया जा रहा है। जब दोनों सही बताए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में है आपका, देखिए फिर वही पढ़ना है। अभिकथन ए, 1917 में बिहार, 1917 में बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, और अंग्रेज, दूसरा है, अंग्रेज नील कृषकों के समर्थक थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 11 नंबर में भी वही बात कह रहा है। ठीक है, 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, ये भी 11 नंबर में जो कह रहा है, दोनों सही कह रहा है। अंग्रेज नील नदी कृषकों के समर्थक थे। यहाँ पे देखिए 1917 में बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। लेकिन अंग्रेज नील नदी कृषकों के समर्थक थे, ये बात, और ये बात अलग कर रहा है। और अंग्रेज जो कृषकों के नील कृषकों के समर्थक थे, ये समर्थक नहीं थे, बल्कि अत्याचार करते थे। तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है और ये सही है। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा गलत हो गया। सॉरी, मैंने आपको सही बताया था पहले, दूसरा गलत हो गया। तो यहाँ पे अभिकथन ए और आर दोनों सही नहीं है। ठीक है, अभिकथन ए और कारण दोनों सही, परंतु कारण अभिकथन के सही व्याख्या नहीं है। भाई ये तो सही है ही नहीं। अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत। हाँ यही है, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आगे जाते हैं, और देखिए आंसर पीडीएफ में भी, मैंने पीडीएफ भी आपको इसका प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से ये आंसर आप लोग सही कर लीजिए। ए पे मिस्टेक से लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में, सालाबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सालाबाई की जो संधि हुई थी वो 1782 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति की। सन 1900 में बिरसा मुंडी की मृत्यु डैश से हुई थी भैया? हैजा से हुई थी। ठीक है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत कब की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत की थी 1901 में। 1901 में, तो 1901 में ये आपका किया था। इस तरह से आपका ये 15 नंबर तक एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। अब आपका आता है लघु उत्तरी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें से, अथवा दिया गया, दो क्वेश्चन दिया गया, और इसमें एक क्वेश्चन में 2 नंबर दिया गया, तो दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। तो ज्योतिबा फूले द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना है। दूसरा है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से आपका ख नंबर में ए और बी का एक क्वेश्चन है, और इनका आंसर आप लोग देख लीजिए। और ये देखिए आपका पीडीएफ है स्टूडेंट्स, जिनमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 11 नंबर में जो है आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये इसको काट कर आप लोग सी नंबर ऑप्शन कर लेना। ठीक है, खंड ख,
पहला क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए किन्हीं 2 कार्यों को उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया, उन्होंने 1847 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने शूद्र अतिशूद्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है। और में था बी का, तो ये दोनों में कोई एक बना सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। उन्होंने शस्त्रों के आधार पर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और समाज में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिससे विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, देखिए, रॉलेट सत्याग्रह के कारणों का परीक्षण कीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं वहां सभी का आंसर यहाँ पे मिलेगा। 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और नजरबंदी की अनुमति थी। यह कानून नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध था। प्रेस पर भी नियंत्रण लगाया गया। इस अन्यायपूर्ण कारण के विरोध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आंसर है, सरकार नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली, सड़क और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं के लिए नीतियां बनाना, बजट निर्धारित करना और योजनाओं को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए समान अवसर और विकास सुनिश्चित करती है। साथ में आपको क्वेश्चन भी दिखाया जाता हूँ, यही सब क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ये 5 का 2 क्वेश्चन है अथवा वाला, दोनों में कोई बना सकते हैं, तो मैंने दोनों करवाया है। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका की भूमिका का उल्लेख कीजिए। दूसरा है, दीवानी मुकदमों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। चलिए देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हितों के मुद्दों को अदालत में उठा सकता है। इसमें गरीब और कमजोर वर्गों को न्याय मिलता है तथा प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। तो ये आपका हो जाएगा। अथवा का फिर आंसर लिखिए। दीवानी मुकदमों के कोई 2 उदाहरण, पहला संपत्ति विवाद से संबंधित मुकदमा, दूसरा विवाह या तलाक के संबंधित मामला। ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हो गया खंड ख। अब आता है खंड ग में लघुत्तरी प्रश्न, जो आपका 3 मार्क्स का। भारतीय संसदीय शासन पद्धति का विश्लेषण कीजिए अथवा भारतीय संघवाद का विश्लेषण कीजिए। दोनों में आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, बेटा हम दोनों किए हैं, दोनों देख लीजिए। यहाँ पे देखिए खंड ग में पहला क्वेश्चन आपका यही था, भारतीय संसदीय शासन पद्धति का विश्लेषण कीजिए। भारतीय संसदीय शासन पद्धति ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जिसे संविधान द्वारा अपनाया गया है। इसमें वास्तविक कार्यप्रणाली प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। यह प्रणाली लोकतांत्रिक नियंत्रण, उत्तरदायित्व और स्थिर शासन क्या करती है, सुनिश्चित करती है। अथवा में है, भारतीय संघवाद का विश्लेषण कीजिए। भारतीय संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान का 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से भारत को संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक सुझाव झुकाव वाला देश माना जाता है, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में केंद्र को अधिक शक्तियां मिल जाती है। एकल संविधान, एकल नागरिकता और अखिल भारतीय सेवाएं इसकी क्या है, विशेषता है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं अथवा में। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अथवा में है, स्थानांतरित कृषि विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। इसमें भी 3 मार्क्स दिए जाने, कोई भी एक बना सकते हैं। यही 7 का ए नंबर, भारत में कृषि प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। भारत में कृषि को प्राकृतिक मानवीय दोनों कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक कारकों में जलवायु, वर्षा, मिट्टी और स्थलाकृति प्रमुख है। मानसूनी वर्षा पर कृषि और निर्भरता अधिक है। मानवीय कारकों में सिंचाई सुविधाएं, उर्वरक, आधुनिक तकनीक, सरकारी नीतियां और बाजार व्यवस्था शामिल है। इन सभी कारकों का कृषि उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अथवा है, स्थानांतरित कृषि का विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। स्थानांतरित कृषि यानी झूम खेती जिसे बोला जाता है, इनमें किसान एक स्थान पर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं और भूमि की उर्वरता घटने पर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसमें जंगल की भूमि को काटकर
चलाकर खेती की जाती है। यह मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है और जैसे पूर्वोत्तर भारत, इसमें आधुनिक तकनीकों का अभाव होता है और उत्पादन कम होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सामने आता है खंड घ। 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं 5 नंबर वाले। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को की व्याख्या कीजिए। 9 नंबर में है भारतीयों की शिक्षा के प्रति अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए, अथवा में है दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर भारती के लिए किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे। तो 5 नंबर में है भैया, 5 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी पड़ेगा। चलिए, ये है आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। आंसर है जनसंख्या वितरण से आशय किसी क्षेत्र में जनसंख्या के फैलाव और घनत्व से है। इसे मुख्यतः प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक कारकों में जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी और जल संसाधन प्रमुख है। समतल और उपजाऊ भूमि जैसे गंगा का मैदान अधिक जनसंख्या को आकर्षित करती है, जबकि पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे थार मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है। आर्थिक कारकों में उद्योग, व्यापार, परिवहन और रोजगार के अवसर शामिल है। जहाँ रोजगार के साधन अधिक होते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। सामाजिक राजनीतिक कारकों और और जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शांति और सुरक्षा की भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब देखो 9 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के प्रति अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। आंसर है अंग्रेजी सरकार का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण मुख्यतः प्रशासनिक आवश्यकताओं पर आधारित था। उनका उद्देश्य भारतीय को ऐसी शिक्षा देना था जिससे वे निम्न प्रशासनिक पदों पर कार्य कर सके। लॉर्ड मैकाले मिनट 1835 के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजी मानसिकता वाला बनाना था। 1854 का वुड्स डिस्पैच भी शिक्षा के प्रसार से जुड़ा था, परंतु प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा उच्च शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। इस नीति की आलोचना इसलिए की जाती है कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा करती थी तथा शिक्षा को सीमित वर्ग तक ही सीमित रखती थी। इसमें एक और क्वेश्चन था और वाला, रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीयों के लिए किस प्रकार शिक्षा के पक्षधर थे। आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक, मानवीय और समग्र शिक्षा के पक्षधर थे। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे कि व्यक्ति के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास को संतुलित रूप से बढ़ाए। उन्होंने शांति निकेतन स्थापना की, जहां प्रकृति के बीच खुले वातावरण में शिक्षा दी जाती थी, और टैगोर रचनात्मक, स्वतंत्र चिंतन और कला संगीत के माध्यम से सीखने पर बल देते थे। शिक्षा को केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और विश्व बंधुत्व का माध्यम मानते थे। उसके बाद आता है खंड अंग। खंड अंग है अनुच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना अनुच्छेद पढ़ के, मतलब कि यहाँ जो भी लिखा है इन सभी को पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर देना है, तो भैया बहुत सारे बच्चे इजीली बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ के बना लीजिएगा। दूसरा 11 नंबर है, इसे भी आप लोग वही कीजिएगा, पढ़ के क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तीसरा में भी वही है, 12 नंबर में भी वही है, ठीक है, 13 नंबर में भी वही है, 13 नंबर तक आपका वही है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए, खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। अनुच्छेद पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो भी है उनका आंसर यहाँ पर दिया गया, देख सकते हो। ठीक है, तो ये गद्यांश का ही आंसर है। 13 नंबर में भी ये सभी गद्यांश का ही आंसर है। और दूसरा है भारत की राजनीतिक रेखा मानचित्र निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। तो भारत की मानचित्र में राजनीतिक रेखा के राजनीतिक रेखा में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। तो यहाँ पे देखिए, मानचित्र आपको बनाना, मानचित्र देखना है आपके पास। अगर मानचित्र वाला क्वेश्चन आया है, देखिए आपको 2 मानचित्र दिया होगा नीचे, सबसे नीचे देखिए है ना दिया हुआ। यहीं पे आपको क्या करना है, फिल करना है। एक मानचित्र दिया हुआ आपके पास, एक पेपर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आपको क्या करना है, फिल करना है। आखिर मैप जो दिया गया इंडिया का ही है, तो इंडिया का मैप में आपका यह जो कोई दिखा है ना,
दांडी, चंपारण, दिल्ली, इनमें से किसी किसी को कोई भी 5 को क्या करना है, वहाँ दिखाना है। तो हम सोच रहे हैं कि आप दिखा दो दिल्ली को, लखनऊ को, तो मेन झांसी को दिखा दो, चंपारण दिखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था ये दिखा दो। तो 6 है टोटल, कोई भी 5 को आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं 5 को दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, अगर ना हो तो आप लोग ज़रूर बताना। तो ये जो दांडी है, ये गुजरात में है ना? ये गुजरात की बात है। तो गुजरात में आपको यानी इंडिया के मैप में गुजरात में डॉट दे के वहाँ पे ऐसे आप लोग लिख सकते हो गुजरात में दांडी, ठीक? फिर चंपारण में आपको देना है। चंपारण की बात करें तो वो बिहार में है। बिहार राज्य में है क्या? चंपारण। तो बिहार राज्य में आप लोग इसे डॉट देके बिहार राज्य में चंपारण लिख सकते हो, ठीक है? दिल्ली तो भाई एनसीआर में जो आपका राष्ट्रीय राजधानी है, तो एनसीआर में आप लोग दे सकते हो। झांसी, लखनऊ की बात करें तो आप सभी को पता है लखनऊ यूपी में है, तो यूपी में लखनऊ को मेंशन कर सकते हैं। झांसी भी यूपी में है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मध्य पूर्व भाग में है। ये जो है मध्य पूर्व भाग में है और ये जो है झांसी दक्षिण पश्चिम भाग में है। दक्षिण पश्चिम भाग में है, ठीक है? उसके बाद आपका है जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग। तो ये भी आपका ये जो है आपका पंजाब में है, ठीक है? पंजाब के अमृतसर में। तो इस सब जगह आपको क्या करना है, मैप में ये सब जगह में आपको वहाँ पे बुंदा देके फिल कर देना है। आपका काम तमाम। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे मैप है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इंडिया कहाँ है, सॉरी इंडिया कहते हैं, इंडिया में कौन-सा स्टेट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, ये सब आना चाहिए। और ये बिहार, दिल्ली ये सब पता करने के लिए फ़ील करने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ में सिखा दिया है। मैप वाला डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा कि ये इंडिया में कहाँ कौन-सा राज्य है, किस जगह आपको लिखना है, मेंशन करना है। तो ये मैंने करवाया है, डिस्क्रिप्शन लिंक दूँगा आपको, वहाँ से देख लेना, समझ लेना। देन वहाँ पे ये दांडी, चंपारण, दिल्ली, लखनऊ, झांसी जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, वहाँ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैंने कंप्लीट आपका सॉल्यूशन करवाया और बात करते हैं मैंने इस सॉल्यूशन में आपको पीडीएफ भी दिखाया आप लोगों को, ठीक है? तो कंप्लीट सॉल्यूशन का ये पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन का पीडीएफ है, ठीक है? सभी क्वेश्चन आंसर इनमें है, जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें, सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया है और बहुत ही मेहनत लगा है। इसीलिए ये देखिए मैं कुछ भी नहीं माँग रहा हूँ, सोच रहे हैं कि पैसा देखो मैं आपसे सिर्फ़ एक चाय पीने का पैसा माँग रहा हूँ, ठीक है? एक चाय पीने का, मेहनत का मिल जाए। तो भैया ये आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप में ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं? डायरेक्टली व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप तैयारी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, आपसे ₹11 ले रहा हूँ। ओनली ₹11 ले रहा हूँ, जिसे आप लोग व्हाट्सएप में ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिखिए 787 000000 यानी 4 बार 0 594 ठीक है? इसमें आपको क्या मिलेगा ये व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करना है, डायरेक्टली व्हाट्सएप में आपको दे दूँगा और व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको बोलना है सोशल साइंस का नोट्स चाहिए सर। क्लास सेट का आपको ₹11 पे करना है भैया, मैं आपको क्यूआर कोड दूँगा, ₹11 पे कर देना है, ये व्हाट्सएप नंबर में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, जिसमें से आपको ₹11 पे करने होंगे। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो आप अपना पूछना, अगर मैप्स को बनाना पड़े नेक्स्ट वीडियो मुझे बनाना पड़े तो बना दूँगा, बट आप लोग ज़रूर बोलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय। जानस प्रेषण बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।